बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, शरीफ खानदान में फूट पड़ गई है। फूट पड़ी है वज़ारत उज़्मा के मामले पर, और मेरे ख्याल में जब मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि शरीफ खानदान में वज़ारत उज़्मा के मामले पर फूट पड़ गई है, तो फिर आपके जहन में यकीनन ये बात आएगी कि वाकई में सियासत के सीने में दिल नहीं होता। और फिर क्या वो जो बातें कही जाती हैं, क्या वो महज किताबी बातें हैं कि इक़्तिदार की खातिर बेटा बाप को मार देता था, भाई भाई को मार देता था, और फिर कत्ल व गारतगरी का एक सिलसिला चलता रहता था, जो आखिरी दौर में, यानी यूं समझ लें कि हमने मुगलिया दौर सल्तनत तक ये सिलसिला चलते देखा। अब ये मामला क्या है, इस पर तो खैर हम तफसील से बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है इस वक्त तक की वो ये है कि नेब ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। जी नाज़रीन, नेब ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, और ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है मलिक रियाज, यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून, सबसे बड़े कब्जा माफिया और मलिक रियाज के खिलाफ। अब नाज़रीन, इसके हवाले से मैं आपको कुछ तफसीलात से आगाह कर दूं कि मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज के मुल्क के तमाम असासे और बैंक बैलेंस मुंजमद कर दिए गए हैं। एहतसाब अदालत ने 12 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड केस में असासे मुंजमद करने का हुक्म दिया था। यह हुक्म एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने दिया था। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने मलिक रियाज, उनके बेटे की मनकुला गैर मनकुला जायदादें मुंजमद करने के अहकाम जारी किए थे। अब इसके अलावा नाज़रीन, अगर आप देखें तो सिर्फ मामला ये पर यहाँ नहीं है, और तफसीलात में इसकी वो भी मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, मजीद ये है कि शहजाद अकबर, फरागोगी, जुल्फी बुखारी के असासे और बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म दिया था। इस हुक्मनामे में साबिक वजीर आजम के मामनीन यानी जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, फरद शहजादी उर्फ फराह खान गोगी और एक वकील जियाल मुस्तफ़ा नसीम की जायदादें भी मुंजमद करने का हुक्म दिया था। अदालत ने मुल्क भर के रेवेन्यू अफसरान को मुल्ज़मान की गैर मनकुला जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया था, जबकि एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसरान को उनके नामों पर रजिस्टर्ड गाड़ियां जब्त करने का भी हुक्म दिया गया था। अदालत ने कमर्शियल बैंकों को हिदायत की थी कि वो उन तमाम खातों को मुंजमद कर दें और लेन देन या सरमाया निकालने की इजाज़त ना दें। अदालत ने उन मुल्ज़मान के मिल्कियती जायदादों से किराए की आमदनी हासिल करने के लिए नेब को एक एडिशनल डायरेक्टर को बतौर रिसीवर भी मुकर्रर करने का फैसला सुनाया था। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में इश्तिहारी करार दिए गए मुल्ज़मान के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। मोकर कौमी अखबार के मुताबिक एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने मलिक रियाज, अली रियाज, जुल्फी बुखारी, ये नाज़रीन वही है जो मैंने आपको बताई थी। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि नेब की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है, और नेब की सबसे बड़ी कार्रवाई के बाद जो इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब, उनके हवाले से क्या इतलात सामने आई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, नेब ने सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए मलिक रियाज की दफातर, घर, अकाउंट्स, दीगर अमलाक, बहरिया स्कूल, बहरिया सिनेमा, बहरिया मीडिया हाउस, बहरिया की तमाम गाड़ियां तहवील में लेने का हुक्म किया है। नाज़रीन, अदालत ने हुक्म दिया था और वो तहवील में ले ली गई हैं। ठीक है जी। अब मजीद कहा गया है कि नेब ने जो वो तमाम प्रॉपर्टीज जहां से बहरिया टाउन को करोड़ों रुपए का किराया मौसूल होता था, उस किराए के हवाले वो जो किराए की रकम है वो भी अपनी तहवील में लेने का हुक्म दिया था। अब नाज़रीन, आप अगर थोड़ा सा इसका पस मंजर देखेंगे तो मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि हुआ क्या था। नाज़रीन, ये 460 अरब रुपए की जो डील थी, यानी ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी प्ली बार्गेन थी, सबसे बड़ी प्ली बार्गेन 460 अरब रुपए। ये 460 अरब रुपए वो थे जो बहरिया टाउन कराची में जो ज़मीनों पर, मिल्कियतों पर कब्जे किए थे, उन कब्जों के एवज इन्होंने जमा करवाने थे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने इस चीज़ पर बाकायदा रजामंदी जाहिर की थी। ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो का तुम तस्लीम कर लिया था। न सिर्फ इतना, बल्कि नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सिंध में मलिक रियाज के और उसके ख़ानदान की 11,000 एकड़
بے نامی جائیدادیں بھی ان کا بھی کھوج لگا تھا، ان کا بھی تفصیلات سامنے آئی تھی۔ ناظرین، وزارت داخلہ کی ایک سب کمیٹی نے 172 افراد کی فہرست مرتب کی تھی جو منی لانڈرنگ اور جو اس طرح کی کیسز ان میں مطلوب تھے، وانٹیڈ یا جو ملوث افراد تھے یا جن کے مقدمات عدالتوں میں چل رہے تھے، ان کے حوالے سے۔ اب یہ جب معاملہ گیا سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے اس پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب 172 لوگ یعنی خاص لوگ، پاورفل لوگ، پاکستان کے طاقتور ترین لوگ اور بزنس ٹائکون، اور اس سے پاکستان میں سرمایہ کاری پر بھی برا اثر پڑ سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو 172 افراد کے نام آپ اسٹاپ لسٹ میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو بہرحال اس کے بعد پھر ان لوگوں کے نام جو ہے وہ وہاں سے خارج کیے گئے، اور پھر وزارت داخلہ نے خصوصی اجازت دی تھی۔ وزارت داخلہ کی خصوصی اجازت پر مارچ 2019 میں اس وقت کی وزارت داخلہ نے ملک ریاض کو ون ٹائم کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی، اور پھر ملک ریاض جب گیا تو واپس نہیں آیا۔ اب اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ ملک ریاض کا پورا خاندان، اس کا داماد، اس کا بیٹا، جتنے بھی اثاثے ہیں، نیب نے کارروائی کرتے ہوئے سب اثاثے منجمد کر دیے ہیں، اور اس وقت یوں سمجھ لیں کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کریش کر چکا ہے، بحریہ ٹاؤن کراچی تباہ ہو چکا، بحریہ ٹاؤن کراچی کو نیب نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اب ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں ایک وہ خبر کہ اس فیصلے کے بعد یا یہ فیصلہ یا اس پر معاملات کرنے کے بعد اب جو جج ہیں محمد بشیر صاحب، اب اس میں احساب عدالت جج محمد بشیر نے طبیعت کی ناسازی کے باعث ریٹائرمنٹ تک بیماری کی چھٹیوں کی درخواست دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق جج محمد بشیر 14 مارچ 2024 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، تاہم انہوں نے مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے ہی چھٹیوں کے لیے خط لکھ دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جج محمد بشیر نے 24 جنوری سے 14 مارچ تک چھٹیوں کے لیے خط لکھا ہے، اور جج محمد بشیر نے خط اسلام آباد ہائی کورٹ اور وزارت قانون و انصاف کو لکھا ہے۔ جج محمد بشیر کا میں نے لکھا ہے کہ ہائی کورٹ اور وزارت قانون و انصاف کو موصول بھی ہو چکا ہے یہ خط۔ اب اس خط میں احتساب عدالت محمد بشیر نے لکھا ہے کہ طبیعت کی ناسازی کے باعث ڈیوٹی سر انجام نہیں دے سکتا، لہٰذا ریٹائرمنٹ تک چھٹی منظور کی جائے۔ اب احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے العزیز یا اسٹیل ملز اور ہل میٹل کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن صفدر کو سزائیں سنائی تھیں، اور بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ کیس بھی انہی کی عدالت میں ہی چل رہا تھا۔ اس کے علاوہ جج محمد بشیر نے سابق صدر آصف زرداری، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ کیس بھی سنا، جبکہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG ریفرنس اور راجہ پرویز اشرف بھی رینٹل پاور کیس میں جج محمد بشیر کی عدالت میں پیش ہوتے رہے۔ یہ بڑا VIP جج ہے، اور اتنا VIP جج ہے کہ جتنے بھی وزیر اعظم گزرے ہیں، جتنے بھی جو گزرے ہیں، سب صاحب کے روبرو سلام ٹھوکتے رہے ہیں اور پیش ہوتے رہیں، اور ان کی مرضی ہے، اور یہ سزائیں بھی سناتے رہیں۔ ناظرین، ملک ریاض کا چیپٹر سمجھ لیں کہ کلوز ہو گیا۔ نیب نے بہت بڑی کارروائی کر دی، اور نیب نے سب کچھ ختم کر دیا، یعنی بحریہ ٹاؤن ختم شد۔ اب ناظرین آتے ہیں دوسری طرف کہ جس میں جو ہے میں نے آپ سے جس طرح ابتدائی میں کہا تھا کہ شریف خاندان میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ جی ناظرین، شریف خاندان اس وقت شدید اندرونی اختلافات کا شکار ہے۔ اب یہ اختلافات ہی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نواز شریف ابھی تک انتخابی مہم شروع نہیں کر پا رہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے جو قول اقرار کیے تھے اس کے مطابق چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں PTI پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہے۔ پنجاب میں تمام تر کوششوں کے باوجود PTI کے پاؤں نہیں اکھاڑے جا سکے، اور بڑی بات تو یہ ہے کہ پنجاب میں PTI پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آئی ہے۔ جس طرح خیبر پختونخوا میں سامنے آئی ہے، اسی طرح پنجاب میں بھی PTI پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آئی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں نواز شریف کے بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اب موجودہ صورتحال میں یہ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف کی یہ خواہش ہے کہ جس طرح آصف زرداری صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو نامینیٹ کیا ہے، یعنی اپنا وزیر اعظم کا وزارت عظمیٰ کو امیدوار نامزد کیا ہے، اسی طرح نواز شریف صاحب کی بھی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے نواز شریف صاحب اپنا مریم نواز صاحبہ کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کرایا جائے۔ اگر مریم نواز، میں اس سے پہلے والے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کی جارحانہ سیاست کسی صورت اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔
मतलब बिलावल भुट्टो की जारहाना सियासत की वजह से जो इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो याराना बढ़ा था या जो ताल्लुकात में बेहतरी आई थी वो वापस वहीं चली गई जहां से शुरू हुई थी। यानी पीडीएम हुकूमत खत्म, ताल्लुकात खत्म। अब किसी ना किसी सतह तक चलो ठीक है, मान लेते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या जो भी चीजें होती हैं वो हो रही हैं, लेकिन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर वो भरोसा नहीं कर पा रही। अब यही सेम सिचुएशन मरियम नवाज के हवाले से भी है, क्योंकि इमरान खान के दौर में मरियम नवाज का जो जारहाना जो अपना रवैया था, या इवन जब पीडीएम हुकूमत थी या पीडीएम हुकूमत के खात्मे के बाद मरियम नवाज ने जितने भी जलसे किए उसमें मरियम नवाज का लहजा इंतहाई तुर्श रहा है, इंतहाई तीखा रहा है। और ये वो लहजा है कि जो नवाज शरीफ का लहजा है, यानी एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी। क्यों निकाला? जवाब दो पहले। यहाँ अगर सिस्टम को ठीक करना है तो फिर इस सिस्टम को खराब करने वाले गंदे अंडों को भी निकाल कर बाहर फेंकना होगा। अगर वो गंदे अंडे बाहर नहीं फेंके जाएंगे तो सिस्टम फिर आलूदा हो जाएगा, हमारे मुल्क का निजाम फिर आलूदा हो जाएगा। तो बहरहाल मरियम नवाज किसी सूरत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं है, और सेम कंडीशन बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए भी है। अब देखना ये है कि एक तरफ तो नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश है, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश ये है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद किया जाए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ के साथ बहुत कंफर्टेबल है। और शहबाज शरीफ की ख्वाहिश है कि अगर वजारत उज़्मा मुझे देते हो तो पंजाब की वजारत आला फिर मेरे बेटे को दो, हमजा को। और हमजा का जो लेवल है यानी सियासी सूझबूझ के हिसाब से वो नहीं है। तो और मरियम नवाज किसी सूरत अगर ऊपर वजीर आजम नवाज शरीफ बनते तो फिर मरियम नवाज वजीर आला पंजाब बन सकती थी, लेकिन अगर वहाँ शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के मनसब पर फायज होते हैं तो फिर मरियम नवाज के लिए वजारत आला के मनसब पर फायज होना बहुत मुश्किल काम होगा। जी नाज़रीन, ये बहुत सियासत, मैंने कहा ना कि एक बेरहम खेल है। सियासत के सीने में दिल नहीं है। ये वही सियासत है कि जिसने भाई के हाथों भाई को मरवाया, ये वही सियासत है जिसने बेटे के हाथों बाप को मरवाया, भतीजे के हाथों चचा को मरवाया, भांजे के हाथों मामू को मरवाया, और मामू के हाथों भांजा मरा, और चचा के हाथों भतीजे मरे। ये सदियों से ये सिलसिला चलता आया है। और आखिरी जो हमने देखा वो देखा 70s में, मेरे ख्याल में आखिरी मुगलिया सल्तनत के दौर के बाद, जब शाह फैसल को उसके अपने भतीजे ने मार दिया था, शहीद कर दिया था शाह फैसल को। तो ये मनाजिर जब सामने आते हैं ना तो फिर साहब कुछ तो होता है दिल में। बहरहाल सियासत सियासत है, सियासत बड़ी बेरहम है, सियासत बड़ी सफाक है। सियासत के सीने में दिल नहीं है कि वो धड़के, और जो दिल धड़कते हैं वो पत्थर नहीं होते, और जो दिल पत्थर नहीं होते उनमें यकीनन एहसास होता है, और जहाँ एहसास होता है वहाँ आंसू भी होते हैं, और जहाँ आंसू हों वो ज़मीन पत्थर नहीं हो सकती, वो ज़मीन संगलाख नहीं हो सकती। तो बहरहाल शरीफ ख़ानदान इस वक्त बुरी तरह फंस चुका है, अंदरूनी इख्तलाफात हैं। नवाज शरीफ की सेहत नवाज शरीफ को इजाज़त नहीं दे रही कि वो सियासी सरगर्मियाँ जारी रख सकें, उनके दिल का मामला उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। और मैं तो कहता हूं कि नवाज शरीफ ने इतना सारा टाइम बर्बाद किया, अगर ओपन हार्ट सर्जरी करवा लेते तो शायद इतनी तकलीफें ना उठानी पड़ती, या फिर शायद उनके दिल का मामला इस हद तक बिगड़ चुका है कि ओपन हार्ट सर्जरी से भी ठीक नहीं होने जा रहा। तो बहरहाल कुछ भी हो, नवाज शरीफ की सेहत उसको इजाज़त नहीं दे रही, इसलिए वो मरियम नवाज को वजारत उज़्मा के लिए नामजद करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ को करो, शहबाज शरीफ की ख्वाहिश है कि मैं हूं ना तो फिर और कोई क्यों। तो इस बुनियाद पर शरीफ खानदान तितर बितर होता दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से इस वक्त तक PMLN की वो इंतखाबी मुहिम जो पूरे जोबन में आनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं आ सकी है। इख्तलाफात हैं, शदीद हैं। अब देखते हैं कि आइंदा क्या होता है। बहरहाल मलिक रियाज के जो बहरिया टाउन कराची था, जिसमें गरीबों की आहें, सिसकियां और बहुत कुछ था, खून भी था, वो प्रोजेक्ट बढ़ गया। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।